हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है और मेरा नाम है यशोवर्धन और ये है हजेला आइज अकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजेला आइज। तो चलिए दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं वो कुछ जुड़ा हुआ ऐसा है बांग्लादेश के मुद्दे से। और बांग्लादेश की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लगातार बांग्लादेश में जब से उस्मान हादी की मृत्यु हुई है उसके पश्चात अल्पसंख्यकों के प्रति वहां पर हिंसा बढ़ गई है। और अब लेकिन आंतरिक तौर पर बांग्लादेश में एक नई समस्या पैदा हो गई है क्योंकि उस्मान हादी की मृत्यु को थोपा जा रहा था कि भारत के द्वारा प्रायोजित है, ये उसकी हत्या कराई गई है। लेकिन अब उस्मान हादी का भाई शरीफ हादी एक नए खुलासे को लेकर के आया। तो कल रात से लगातार अंतरराष्ट्रीय जगत में ये लगातार चर्चा में है और भारत में भी इसे जानना बहुत जरूरी है कि देखिए क्या हुआ। यहाँ पर उस्मान हादी का भाई है, वो कहता है कि यूनिस सरकार ने उस्मान हादी की हत्या करवाई है और वे कहते हैं कि चुनाव को टालने के लिए ऐसा किया गया है। अब हालांकि जो आरोप है कितना सही कितना गलत ये जांच के पश्चात पता चलेगा, लेकिन इस बात का शक भारत पहले से जता रहा था और मैंने अपने पिछले वीडियो में भी ये बात की थी कि वे अपनी आंतरिक राजनीति के कारण उस्मान हादी को मोहरा बना रहे हैं। उसकी हत्या जो भी हुई वो आंतरिक कारकों के कारण हुई और भारत विरोध की लहर पर चढ़ करके वे चुनाव में वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। तो चलिए आज हम उसी खबर का खुलासा करते हैं पूरा में असल में है क्या और यहाँ पर पाकिस्तान का क्या रोल है और बांग्लादेश की सेना की भूमिका वर्तमान में क्या है कि वो जिस तरह से अल्पसंख्यकों के प्रति लगातार बांग्लादेश में हिंसा की जा रही है। जो एक दीपू नाम का व्यक्ति है वो भी हिंसा मॉब लिंचिंग का शिकार बन गया। इल्जाम ये लगाया गया कि ब्लास्फेमी का मतलब उसके ऊपर धर्म का अपमान करने का या अल्लाह का अपमान करने का अपराध लगाया गया। लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो अब जो बांग्लादेश की पुलिस की जो रिपोर्ट आई उसमें साफ है कि वो इस तरह की कोई भी उसके खिलाफ ना तो कभी शिकायत थी ना कभी सोशल मीडिया किसी अकाउंट में जिस तरह की अफवाह उड़ाई थी कि उसने कोई ब्लास्फेमी का काम किया है, अल्लाह के अपमान की बात की, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो कुल मिलाकर के वहां की आंतरिक राजनीति में जो नए नए दल आए हैं वे अपनी जगह बनाने के लिए कर रहे हैं और मोहम्मद यूनिस चुनाव को टालने के लिए इस तरह की बातों को हवा दे रहे हैं। आगे देखते हैं क्या है। तो चलिए, एक बड़ा आरोप लगा है यूनिस सरकार के ऊपर कि छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या खुद मोहम्मद यूनिस की सरकार ने की। अब हुआ क्या तो समझते हैं, थोड़ी सी स्टोरी को जान लेते हैं। 12 दिसंबर को अज्ञात हमलावरों ने बांग्लादेश के इंकलाब मंच के एक प्रवक्ता थे उस्मान हादी, उनकी सर में गोली मार करके हत्या कर दी जब वे अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे। उस दौरान एयर एम्बुलेंस से उनको लेके जाया जाता सिंगापुर एयरलिफ्ट करके और इलाज के दौरान 18 दिसंबर को हादी की हो जाती मौत। और इस मौत के बाद हादी का जो उस्मान हादी का जो संगठन था, उनका पैरेंट संगठन था इंकलाब मंच, ये युवा निकल आते हैं सड़क पर और बड़े पैमाने पर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के प्रति, भारत के प्रति गुस्सा निकालना शुरू कर दिया जाता है। भारत के जो काउंसलेट्स के जो ऑफिसेज हैं, दफ्तर हैं या फिर एम्बेसी है, वहां पर जाकर के पत्थरबाजी होती है और भारत के विरुद्ध एकदम नकारात्मक माहौल वहां बना दिया जाता है। लेकिन अब इस मामले में एक नया खुलासा हुआ, वो भी उस्मान हादी के भाई हैं शरीफ हादी, उन्होंने इस बात का खुलासा किया है। बांग्लादेश में अगर उन्होंने क्या कहा इसको जान लेते हैं। तो उस्मान हादी के भाई शरीफ हादी, इन्होंने क्या कहा देखते हैं। उन्होंने कहा, और ये कहाँ कह रहे हैं, ढाका यूनिवर्सिटी के कैंपस में शहीद शपथ कार्यक्रम के दौरान शरीफ ने कहा कि शरीफ क्या कहते हैं कि फरवरी 2026 में होने वाले चुनाव को यूनिस सरकार टालना चाहती थी, इसलिए यूनिस सरकार के समर्थकों ने, लोगों ने उस्मान हादी की हत्या करवाई है। देखिए, भारत तो पहले दिन से कह रहा था, जब भारत के ऊपर इल्जाम इस तरह के लगाए गए थे कि भारत के रॉ का हाथ है, हमलावर वहां से हत्या करके भारत में भाग आए, लेकिन पुलिस को कहीं भी कोई भी ऐसे सबूत नहीं मिले जांच के बाद कि हमलावर भारत के हैं, भारत के प्रायोजित हैं, रॉ से संबंधित हैं या भाग करके भारत में आ गए हैं। कुल मिलाकर के भारत ने, क्योंकि जो प्रत्यर्पण की मांग की गई थी प्रधानमंत्री शेख हसीना की, उसे स्वीकार नहीं किया, उनको राजनीतिक शरण दी है। इस बात का गुस्सा निकाल रहे थे वहां के जो राजनीतिक दल हैं जिन्होंने की सत्ता से बेदखल किया था जून 2024 में शेख हसीना को,
और ऐसे में वे पुराने सारे जितने प्रतीक हैं उन्हें नष्ट करना चाहते थे। उस गुस्से को उन्होंने इस तरीके से यहाँ पे इज़हार किया और उस्मान हादी की हत्या में भारतीय एजेंसीज को इन्वॉल्व बता दिया, लेकिन हकीकत कुछ और निकली। अब अगर यहाँ पे देखें तो शरीफ हादी के इस नए खुलासे से बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनिस अब घिर चुके हैं। अब वहां के जो पत्रकार हैं, जो समाचार पत्र हैं, वही प्रश्न कर रहे हैं। लेकिन यहाँ इस विश्लेषण में एक बात मैं शामिल करना चाहूंगा कि जब हिंसा भड़की बांग्लादेश में, तो न केवल अल्पसंख्यकों के विरुद्ध, भारत के विरुद्ध, बल्कि वहां की जो स्थानीय जो अखबार हैं, जो लगातार यूनिस सरकार से डिमांड कर रहे थे कि आप चुनाव कब करवाओगे, चुनाव कब होंगे, आप सत्ता से कब बाहर जाएंगे और एक निर्वाचित सरकार कब आएगी, उनके दफ्तरों को जलाया गया। और जो भी सांस्कृतिक संगठन थे, ऐसे संगठन जो कि भविष्य पूर्व में भूत में अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित थे, या ऐसे संगठन जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों के बीच में एकता स्थापित करने का काम करते थे, या बांग्ला संस्कृति को बढ़ावा देने का काम करते थे, उन सारी चीजों पर प्रहार किया गया। और इसके पीछे एक बड़ा रीजन है, क्योंकि लगातार अब वहां पे पाकिस्तान सक्रिय है। और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की सक्रियता का असर ये होता है कि अगर 1971-72 की बात करें, तब भी एक बड़ा मुद्दा था पूर्वी पाकिस्तान का पश्चिमी पाकिस्तान से या पाकिस्तान से अलग होने का, वो था सांस्कृतिक मुद्दा। इस बार जो भी यहाँ पे हिंसा की घटनाएं हो रही, तो बांग्ला संस्कृति के ऊपर आक्रमण किया जा रहा है और वहां पे पूरी तरह से एक इस्लामिक जो तरीके, तौर तरीके हैं, भाषा है, उन सबको वहां पे थोपने की कोशिश की जा रही है। तो जितने भी बंगाली संस्कृति को बढ़ावा देने वाले संगठन हैं, या फिर सामाजिक धार्मिक सद्भाव पैदा करने या बढ़ावा देने वाले संगठन हैं, उनको, या ऐसे न्यूज़पेपर जो लगातार सरकार के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, या जो कट्टरवादी नीतियों पर चलने वाली जो राजनीतिक दल है उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, उन सबको निशाना बनाया गया और भारत को इसका आधार बनाया गया। लेकिन अब जो नया खुलासा हुआ, तो इसे साफ पता चल रहा है, जब शरीफ हादी ने यह खुलासा किया ढाका यूनिवर्सिटी के उस कैंपस में जहां पर कि शहीद शपथ कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था, जिसमें सारे युवा थे। अब युवाओं ने दोबारा से विद्रोह किया है और दोबारा से जगह जगह पर सरकार के विरुद्ध युवा खड़े हो गए हैं। और यूनिस सरकार की इससे पता चलता है विफलता, कि पूरी तरीके से वो बांग्लादेश में शांति स्थापित करने में पूरी तरह से वो विफल हुए। उनका उद्देश्य ये था कि इसी तरह के कुछ बहाने बना करके वे बांग्लादेश में चुनाव को टालते रहे। और ऐसे में जो जमात जो पार्टी है वहां की, जो एक कट्टरपंथी पार्टी जमात ए इस्लामी, ये नेता पाकिस्तान के इशारों पे लगातार चल रहे हैं और पाकिस्तान की नीतियों को बांग्लादेश में इंप्लीमेंट करने का काम कर रहे हैं। अब देखिए ये कैसे, तो देखिए जिस तरह से रिपोर्ट से पता चल रहा है, तो 18 दिसंबर के बाद ढाका में पाकिस्तानी उच्चायोग लगातार सक्रिय हो गया। वहां पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसीज आए और उन्होंने जमात के जो कट्टरपंथी नेता, जो बड़े नेता, उनके साथ सीक्रेट मीटिंग्स आयोजित की गई। और ऐसे में इन मीटिंग्स में जो जमात के सबसे प्रमुख नेता शफीकुर रहमान, उन्होंने भी भागीदारी की। और आईएसआई का एक बड़ा जनरल, मेजर जनरल रैंक का एक बड़ा अधिकारी आता है, इस मीटिंग में शामिल होता है और 20 दिसंबर को ही वे वहां पहुंचे। तो इसके पहले अगर हम देखें तो लगातार जब ये सक्रिय हैं, और आज 25 दिसंबर को एक और चीज हो रही है कि जो खालिदा जिया के जो बेटे हैं, वे भी अब लौट करके आ रहे हैं। और यहाँ से जिन्हें की कहा जाता है डार्क प्रिंस कहा जाता है, एक तरह से बांग्लादेश का प्रिंस कहा जाता है, राजकुमार कहा जाता है, उनके पिता ने ही शेख मुजीबुर रहमान से भी सत्ता हथियाई थी और बांग्लादेश में लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की थी। बाद में उनकी माँ जो है वे वहां प्रधानमंत्री बनती हैं और अब ये सोच करके यहाँ आ रहे हैं कि दोबारा से बीएनपी जो पार्टी है उसको पुनर्जीवित करेंगे। और ऐसे में जो वैक्यूम पैदा हुआ है शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होने के बाद, उसमें पाकिस्तान प्रायोजित ये जो कट्टरवादी तत्व हैं, अब ये लगातार हावी हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल और आता है कि बांग्लादेश की जो आर्मी है वो अब तक यहाँ पर चुप बैठी हुई है। आर्मी देख रही वेट एंड वॉच की नीति पर है, खास तौर से क्योंकि जो आर्मी के चीफ है वकार उज जमा, ये
शेख हसीना के ही परिवार के सदस्य जो वहां के आर्मी चीफ हैं, वे फिलहाल वेट एंड वॉच की रणनीति पर चल रहे हैं। वे हिंसा के दौर और यूनिस सरकार के खिलाफ एक बार पब्लिक सेंटिमेंट्स के बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं कि जब ये बढ़ेंगे तब वे एक्टिव होंगे और सत्ता को अपने हाथ में लेंगे, क्योंकि आज अगर आर्मी वहां सक्रिय हो जाती है तो ये माना जाएगा कि आर्मी ने तख्ता पलट कर दिया है। लेकिन लगातार वहां जब अव्यवस्था बढ़ती रहेगी और यूनिट सरकार फेल हो जाएगी, ऐसे में पब्लिक भी चाहेगी कि जो क्योस मचा हुआ है वहां पे, जो अव्यवस्था मची हुई है, इस अनार्की में कोई तो आए जो व्यवस्था बनाए। ऐसे में जनता भी फिर सेना को समर्थन देगी। तो भविष्य की रणनीति जो लग रही है यहाँ पर, आर्मी का जो रोल दिख रहा है वो इस तरह का है। लेकिन जहां तक भारत की बात आती है तो ये बहुत साफ हो गया, इन खबरों से पता चल गया कि भारत का कोई रोल नहीं था और अपनी आंतरिक नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह की साजिश रची गई और उसका इल्जाम डाल दिया गया भारतीय एजेंसीज के ऊपर। तो आप देख रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम किस तरह से तेजी से बदल रहा है और इस घटना के पश्चात लगातार बांग्लादेश में जो एक लहर सी चल पड़ी थी अल्पसंख्यकों के विरुद्ध, अब उस पर युवा दोबारा से सोच रहे हैं। जब पुलिस ने ये खबर दी कि दीपू का कोई रोल ही नहीं था ब्लास्फेमी के तहत, जहां जनता ने मॉब लिंचिंग के तहत उसको मार दिया, यहां तक कि उसके जो साथ काम करने वाले लोग हैं वो भी उस भीड़ में शामिल थे, इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं। ऐसे में बांग्लादेश के लोग अब दोबारा सोचने को मजबूर हुए हैं, खास तौर से जो उद्योगपति वर्ग है, जो उदारवादी वर्ग है, वो दोबारा से सोचने के लिए मजबूर हो रहा है कि आखिर उन्होंने किस तरह के सत्ता में जो बदलाव सोचे थे और परिणाम क्या आ रहा है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि बांग्लादेश धीरे धीरे संभलेगा। अगर स्थिति इसी तरह से बनी रहेगी तो ये बड़ा संकट पैदा करेगा, क्योंकि पड़ोसी देश अगर स्थिर रहेंगे तो वहां पर ऐसे तत्वों को सक्रिय होने का मौका मिलेगा जो कि भारत विरोध की नीति पर चलते हैं। खासतौर से पाकिस्तान को पैर जमाने के लिए वहां काफी फर्टाइल जगह दिख रही है अभी। चीन भी वहां लगातार सक्रिय हो रहा है, लेकिन अमेरिका के रुख में एक बदलाव दिख रहा है पिछले 2 दिन से कि अमेरिका भी यूनिस सरकार को लगातार अब इस बात को कह रहा है कि उनकी जो नीति है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो वे कह रहे हैं कि भारत के साथ आप अपने संबंधों को सामान्य कीजिए। तो दोस्तों, मेरा नाम है यशोवर्धन। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और ये है हजेला आईएएस अकेडमी का यूट्यूब का चैनल हजेलास आईएएस। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का विश्लेषण आपकी समझ बनाने में जरूर मदद करेगा। फिर मिलते हैं अगले दिन एक नए विषय के साथ। तब तक अपनी लर्निंग की जर्नी को जारी रखें। नमस्कार दोस्तों।